Hello everyone, welcome to Digital Maths. This is Gala paper number 4, section D. भाई section C सब लोग को जल्दी पसंद, आप बोल रहे थे सब सर section D जल्दी लाओ. section D आ गया है और मोस्ट प्रोबेबली पूरी कोशिश रहेगी कि भाई section C और section D ऑफ पेपर 5 भी आ जाए. फिर जल्द से जल्द वन शॉट रिवीजन हम लोग प्लान करेंगे कि शॉर्टकट में पूरे के पूरे शॉर्टकट में फटाफट से हम लोग आपको पूरा रिवीजन करवा दें मैथ्स एंड साइंस. चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं. सेक्शन डी ये रहा. एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय ड्राइंग डायग्राम. तो सबसे पहले बेसिक डायग्राम वायग्राम ठीक है, सब कुछ देखेंगे. बट सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl. देखो जब भी सॉल्ट बोल सकता हूँ, कार्बोनेट है तो सॉल्ट प्लस एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो NaCl, भाई नमक तो बनने ही वाला है. देन वी कैन से CO2 एंड प्लस H2. दिस विल गो ऑन. तो Na भाई इसको बैलेंसिंग याद रखना, बैलेंसिंग जरूर कर लेना. तो इसको टूस करने पड़ेगा. Na2CO है तो ये भी 2 हो गया, तो 2HCl Cl2 कंप्लीट. CO2 कार्बन, भाई देखो एक है तो कार्बन एक, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन. तो दिस इज मींस सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2. ये रिएक्शन आपको याद रखना है. एक्चुअल रिएक्शन ये है, बस इसको आपको अब डायग्राम के रूप में और प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है इस चीज को. क्योंकि अगर रिएक्शन आपको आता है ना तो फिर आप अपने मन से भाई टेक सोडियम कार्बोनेट, टेक HCl, टेक अ बीकर एंड ऑल एंड एक्सपेरिमेंट के रूप में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. सो मेन रिएक्शन इज दिस. अब देखो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बता देते हैं. Aim to study the reaction of sodium carbonate with dilute hydrochloric acid. Apparatus: two test tubes, Thesel funnel, delivery tube, a cork with two holes and strain. Sodium carbonate, dilute hydrochloric acid, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करेगा. और ये उसका डायग्राम विथ डायग्राम बोला है तो डायग्राम के अंदर देखो दो टेस्ट ट्यूब है. एक बड़ी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दिया जाता है और फिर बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है थीसल फनल के थ्रू. एंड सॉरी मतलब एसिड के अंदर सोडियम कार्बोनेट, जो सीसल फनल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, और जो डिलीवरी ट्यूब है उसके अंदर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू डाल रहा है. क्यों? तो दैट इट गोज ऑन. भाई उसका रिएक्शन जो बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए, तो वो चीज बता रहे हैं. तो हियर इज द एक्चुअल कैरी ऑन. टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. चलो ये वैल्यूज यहाँ पे मेंशन की हुई है, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन. जस्ट प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर लो डायग्राम के हिसाब से, बाकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिखोगे तो चलेगा. नाउ अरेंज द apparatus as shown in the figure. ये सबसे बेस्ट लाइन होती है कि डायग्राम बनाए और लिख दो कि सारे apparatus को डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाओ. Add about 2 ml of dilute HCl to the test tube through Thesel funnel. By the reaction of sodium carbonate and dilute HCl gas with efferences will be evolved. Effervescence की तरह वो evolve करेगा, मतलब जो भी हमारा है HCl और gas with effervescence it will be evolved. This gas will be added to the test tube through the delivery tube filled with calcium hydroxide gas kept at the other end delivery tube. Record your observation. The evolved gas turns calcium hydroxide solution milky. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस जो रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. जैसे कि मैंने रिएक्शन बताया था Na2CO3, यहाँ पे नीचे सॉरी नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं. Na2CO3 प्लस 2HCl gives 2NaCl H2O प्लस CO2. तो वो जो थीसल फनल था, यहाँ पे जो गैस आ रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी जो इस तरफ से जाएगी और इसको मिल्की कन्वर्ट कर देगा. दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ, वो मिल्की कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब वो बता रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की कन्वर्ट कर रहा है. इवॉल्व गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व. केमिकल रिएक्शन, ये पूरा केमिकल रिएक्शन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मेन जो है ये रिएक्शन है, बस उसको एक्सप्लेन कर दो अकॉर्डिंग टू डायग्राम और थोड़ा सा बड़ा बना दो. सिंपल है. 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको बड़ा बनाना है, बस मेन चीज. नेक्स्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा. भाई वॉशिंग सोडा आपको पता ही है क्या है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2CO3.10H2O. ये आपका वॉशिंग सोडा हो गया भाई. Na2CO3 वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर एंड इट्स यूजेस. भाई वॉशिंग सोडा नाम से ही बता रहा है कि वॉशिंग के लिए यूज होता होगा, बट हाई लेवल पे दैट इज वी कैन से. यहाँ पे रहो. फिर सेकंड क्वेश्चन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, वो भी हम बता देंगे. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O. इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर. इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर in manufacture of glass and soap in paper and textile industries.
3 यूजेस है, कोई भी 2 यूजेस आप मेंशन कर सकते हो, बिकॉज 2 यूजेस बोले हैं, बट 3 यूजेस लर्न करने को बोल रहे हैं, उस टाइम पे क्या क्लिक होता है दैट इज अप टू यू। ठीक है, सो इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर, ग्लास एंड सोप, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब होता है NaHCO3, मतलब सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन, जो ये रिएक्शन मेन चीज है रिएक्शन। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन अगर पूछा है तो दो डिफरेंट मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए, उसमें से ये मेथड है सोडियम क्लोराइड, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनियम। ठीक है, अमोनिया जो है अमोनिया गैस, तो इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड, दैट इज ये एक सॉल्ट बनता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है when carbon dioxide gas is passed through an aqueous solution of sodium chloride and further saturated with ammonia gas forms baking soda, that is NaHCO3। एक ये मेथड है। सेकेंड मेथड, by passing carbon dioxide gas in an aqueous solution of sodium carbonate baking soda can be obtained। तो ये दूसरा मेथड, भाई Na2CO3 plus H2O plus CO2। तो जो रिएक्शन अभी हमारा इससे पहले वाला था, इससे पहले वाला रिएक्शन इसका उल्टा था, यू माइट बी getting sodium carbonate plus water plus carbon dioxide gives NaHCO3, that is baking soda। तो दो डिफरेंट मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप विथ नेसेसरी डायग्राम। भाई क्लिनसिंग एक्शन, ये हाइड्रोफिलिक, इसका इस तरह से नॉर्मल यू बोल सकता हूं ये होता है, और ये कार्बन हाइड्रोकार्बन टेल या हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चेन्स होते हैं। क्योंकि आप देखोगे डायग्राम तो मोस्टली दिस इज फॉर्म लाइक दिस, मिसल स्ट्रक्चर बनाता है कि बीच में ऑयल पूरा प्रॉपर होता है। सो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक होता है ये, और ये होता है हाइड्रोफोबिक जो बनता है, मींस दिस इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक लिखना है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर रहता है। तो जब भी लेयर्स बनते हैं, जब जैसे कि वॉशिंग, ये पानी की लेयर समझ लो, दिस इज वाटर लेयर। तो जब मोस्टली हम लोग डालते हैं वॉशिंग सोडा या जो भी हम लोग सोप यूज करते हैं, तो हाइड्रोफिलिक एंड मतलब ये वाला जो पार्ट है वो पानी के अंदर रहता है, जो हेड वाला पार्ट है, और वो टेल वाला पार्ट है ऊपर रहता है। दिस वे इट लाइज ऑन। और जब उसको रिंस किया जाता है, मिक्स किया जाता है कपड़ों के साथ, कुछ भी, सपोज ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये दाग है, ठीक है, तो ये लोग कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइड्रोफिलिक टेल और ये सब। तो ये इस तरह से पूरा एक मिसल स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हेड है, ये हेड जो हाइड्रोफिलिक है वो ऊपर की तरफ पानी के साथ मिक्स रहता है, और जो टेल है हाइड्रोफोबिक है, वो ऑयल और फैट्स के जो दाग धब्बे होते हैं उसके साथ कंबाइन हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारे मिसल स्ट्रक्चर बनते हैं आपस में, वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, क्योंकि भाई ये हाइड्रोफिलिक बाहर, इधर भी हाइड्रोफिलिक आयन रहेगा, मतलब सपोज मान लो इधर भी एक हाइड्रोफिलिक, तो वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, और पानी के अंदर मिक्स है, तो इस वजह से पूरा का पूरा जो भी दाग धब्बा ऑयल स्ट्रक्चर जो भी है वो एकदम से पानी का फ्लो के साथ बाहर निकल जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है CaOO, CaOONA, ये सोप का फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे ये CaOONA। क्लियर? Two ends of the soap molecule possess different properties. One end is hydrophilic and other dissolves in water, while the other end is hydrophobic and dissolves in hydrocarbons। मतलब वो पानी से दूर रहता है, हाइड्रोकार्बन्स में डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट, अब इस किस तरह से वर्क करता है, when soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of the soap will not be soluble in water। पानी में नहीं रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर वो लेयर पे है तो हेड अंदर रहेगा और टेल बाहर रहेगी। and the soap will align along the surface of water with ionic end in the water and hydrocarbon tail protruding out। देखो ये हाइड्रोफोबिक टेल है और ये हाइड्रोफोफिलिक एंड है, इस तरह से पूरा पूरा वर्कआउट करता है। नेक्स्ट, ये देखो मैंने मिसल स्ट्रक्चर जो आपको बताया था, दिस इज हाउ इट ओरिएंटेशन। ठीक है, हाँ, टेल और ये जो गया ऑयल ड्रॉपलेट्स बीच में है, ठीक है, ये अपना दाग है और ये इस तरह से अलाइन रहते हैं। Inside the water, these molecules have a particular orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water,
Clear? This happens due to the formation of clusters of molecules in which hydrophobic tails are in the interior part of the clusters and the ionic ends of the surface of the cluster. मतलब ionic end जो है, जैसे कि जो भी ये हेड है वो बाहर की तरफ रहते हैं, वो क्या बोलते हैं ना, पानी के साथ मिक्स रहते हैं. दिस फॉर्म्स अ फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसल. मिसल भाई मिसाइल नहीं है, इट इज मिसल स्ट्रक्चर. इसको मिसल स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह से सर्कल पूरा कंप्लीट बनाता है जिसके थ्रू वो वर्कआउट करते हैं. तो ये पूरा डायग्राम के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया है. देखो, soap in the form of micelle collects oily dirty center of it and is able to clean. This micelle exists in solution as colloid. अब ये देखो स्टार्टिंग में इस तरह से सपोज ये दाग है मान लो, और ये हेड और टेल, तो हाइड्रोफिलिक जो पानी के साथ मिक्स होता है वो बाहर की तरफ रहेगा, हाइड्रोफोबिक एंड इसके साथ ऑयल के साथ ड्रॉपलेट्स, और धीमे धीमे करके वो मिसल स्ट्रक्चर बना देगा. ये पूरा आपको शो कर रहा है कि हाइड्रोफोबिक जो है वो पानी के साथ नहीं दाग के साथ जाएगा. तो जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वो दाग के साथ जा रहा है, और हाइड्रोफिलिक दैट इज जो हेड है वो ऊपर की तरफ बनेगा, और वो इस तरह से पूरा मिसल स्ट्रक्चर बनाता है. मिसल्स डू नॉट क्लस्टर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्सन. बहुत सारे मिसल्स होते हैं वो दोनों क्लस्टर करके प्रेसिपिटेट मतलब सोप जो साबुन है वो छोड़ नहीं देते, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते बिकॉज दे आर रिपेलिंग ईच अदर. तो पानी के साथ वो बस बाहर निकल जाते हैं. दस द डर्ट suspend in the micelle is also easily rinsed away. The soap micelle are large enough to scatter light and solution appears cloudy. और वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते इसलिए उसको बोलते हैं क्लाउडी अपीयरेंस होता है. मतलब बहुत बड़े होते हैं कि लाइट उसके अंदर एंट्री उसका थ्रू पास ऑन नहीं हो पाते. दैट्स व्हाई. नेक्स्ट, explain the structure of small intestine and describe the digestion in small intestine. Small intestine का structure, you know that it is the longest organ and nearly about 6 to 7 meter रहता है. Small intestine is connected to the stomach at upper end and is connected to large intestine at lower end. The length of the small intestine is about 6.8 meter. ये चीज याद रखनी है, 6.8 meter. The small intestine is the longest part of the alimentary canal. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Carnivorous like tigers have shorter small intestine. ठीक है. So हर्बीवरस को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है इसलिए उसके स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू अस. और कार्निवरस को इतना ज्यादा भाई सेल्यूलोज वगैरह डाइजेस्ट, ग्रीन पत्ते वगैरह नहीं खाते वो सब. भाई आपको पता है कि दे मींस ईट ऑन द अदर एनिमल्स, सो उनको शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन चल जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज फिटेड एज अ कॉइल्ड शेप प्रॉपर्ली इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. फिर वो कॉइल भाई बहुत सारी घूमी 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 सी होती है. The small intestine is fitted properly as coil shape into the abdominal cavity. Its beginning portion is C-shaped. It is known as duodenum. Pancreatic juice from pancreas and bile from the liver comes to duodenum through the tubules. भाई जो भी पैंक्रियाटिक जूसेस है पैंक्रियास से आने वाले या बाइल जूसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होते हैं ताकि जो एसिडिक मीडियम हुआ है उसको अल्कलाइन करा दें. There are intestinal glands in the inner lining of the small intestine which secretes intestinal juice. The inner lining of small intestine has numerous finger-like projection called villi. The villi are richly supplied with blood vessels. Obviously, उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो थोड़े फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. विली 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 क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ताकि ये एरिया ज्यादा मिले तो ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन जो हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर सके. विटामिन वगैरह जो भी है उनके मिनरल्स वगैरह जो भी एब्जॉर्ब करने हैं वो एब्जॉर्ब अच्छे से हो सके. ये तो था उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात. Now, digestion in small intestine. It is the important site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. Complete digestion अगर कहीं होता है तो वो small intestine के अंदर होता है. The exit of the food from the stomach is regulated by sphincter muscles which releases it in small amount into the small intestine. तो स्टमक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है धीमे धीमे बाय यूज थ्रू अ स्पिंचर मसल्स. If the beginning portion of the small intestine duodenum, bile, pancreatic juice from liver and pancreas respectively mix with food. क्यों बाइल इसलिए मिक्स होता है क्योंकि जो स्टमक में होता है, स्टमक में फूड एसिडिक है, उसको अल्कलाइन कन्वर्ट करेंगे. क्यों अल्कलाइन नहीं कन्वर्ट करेंगे तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मींस बोल सकते हैं अल्सर्स होने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम में प्रॉपर नहीं हो पाता. और उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो बेसिक मीडियम में वर्क करता है. Later on
इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल मिक्स विद फूड, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ जूसेस है वो मिक्स हो जाते हैं। तो एक्शन ऑफ बाइल जूस मेक्स फूड अल्कलाइन फॉर द पैंक्रेटिक एंजाइम्स टू एक्ट, मोर ओवर इट कन्वर्ट्स फैट्स इनटू स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक है, ये बाइल जूस का काम है कि वो पैंक्रेटिक एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए अल्कलाइन बनाता है और फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। एक्शन ऑफ पैंक्रेटिक जूसेस, पैंक्रेटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, अमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपेज फॉर फैट्स, तो ये फैट्स वगैरह के दूसरे एंजाइम्स उसको डाइजेशन के लिए यूज होते हैं। एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स intestinal glands which secretes intestinal juice, the enzymes present in it convert the protein to amino acids, क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स इनटू फैटी एसिड। ये किसका काम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं, आपका प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। Digested food is absorbed by the walls of the inner walls of the intestine. Villi present in the small intestine increases the surface area for absorption. Nutrient absorbed by the blood vessels of the villi are supplied to the body cells. Undigested or unabsorbed food is sent to the large intestine. जो फूड अनडाइजेस्ट हुआ है या अनअब्सॉर्ब्ड है वो लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया जाता है ताकि आगे से वो आगे का प्रोसेस कर सके। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो सबसे पहली बात मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ होता है नोज से नोजल, आपका जो नोजल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से आता है नसल पैसेज, ठीक है, नसल पैसेज, ये रफ डायग्राम है भाई। नसल पैसेज से वो जाएगा ट्रेकिया, ठीक है, इट विल गो लाइक ट्रेकिया, और ट्रेकिया में रिंग लाइक कार्टिलेज होता है, दिस इज नोन एज ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया में सी कार्टिलेज या सी शेप्ड रिंग कार्टिलेज बोल सकता हूँ, रिंग कार्टिलेज, वो उसको कॉलेप्स होने से बचाता है। ट्रेकिया इज विंड पाइप, फिर विंड पाइप जो है यहाँ पे जाता है और वो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या मैं बोल सकता हूँ ब्रोंकाइज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं ब्रोंकाइज में, ब्रोंकाइज और इस तरह से कन्वर्ट होते जाते हैं। तो ये जो बड़ी ब्रांचेस है वो फिर बाद में कन्वर्ट होते हैं स्मॉल ब्रांचेस के अंदर, नॉर्मली स्मॉल ब्रांचेस, और वो स्मॉल ब्रांचेस से डिफरेंट पाइप्स और इस तरह से लंग्स के अंदर, मतलब ये डिफरेंट लंग्स होते हैं, यहाँ पे 2 लंग्स है, उनके अंदर डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज हाउ इट टेक्स, सिंपली मैं अगर मैं बात करूं तो इतना वो होता है, वो प्रॉपर डायग्राम नहीं बता रहा बट इट गोज लाइक दिस। फिर ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, तो एल्वियोली भी उस तरह से अकॉर्डिंग वर्कआउट होता है। तो ये सी डिटेल्स यहाँ पे है। द ऑर्गन्स ऑफ द एसोसिएटेड विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एज फॉलोज, नॉस्ट्रिल्स एंड नसल पैसेज, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostril is filtered by the fine hairs that line the passage. The passage is also lined with mucus which helps in the process. Hair होता है आपके पता है, नोज के अंदर हेयर होता है, और म्यूकस क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो सब चिपक जाते हैं, हेयर्स वगैरह जो होते हैं वो रोक लेते हैं ताकि जो डर्ट वगैरह है या डस्ट वगैरह है वो हमारे बॉडी के अंदर या नोज के साथ ना आगे पहुंचे। देन ऑर्गन्स ऑफ थ्रॉट की अगर बात करें, pharynx, larynx, trachea, windpipe from continuous tubular passage for the passage of air. Trachea extends from throat to lungs located in chest cavity. Rings of cartilage are present in the throat. This ensures that air passage does not collapse. मतलब ट्रेकिया अगर बिना एयर के कॉलेप्स ना हो जाए, बंद ना हो जाए, पता है बलून कैसा होता है, बलून एकदम सिकुड़ा होता है, उसमें फूक मारते तो हवा मिलती है, फूक छोड़ दो तो सिकुड़ जाता है। लेकिन हमारे ट्रेकिया के अंदर रिंग कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ताकि उसको कॉलेप्स होने से बचाता है बलून की तरह। लंग्स, वन पेयर ऑफ लंग्स इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट्स इन बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली। एल्वियोली इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए विच इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो आंसर एल्वियोली आएगा, ना कि लंग्स। तो एल्वियोली, द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। दिस एल्वियोली प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। मेन काम एल्वियोली का है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स। एक्सप्लेन द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विद डायग्राम। ग्लास प्रिज्म में व्हाइट लाइट पता है विबग्योर में कन्वर्ट हो जाती है, वो सारी चीजें आपको बताना है कि
लाइट की स्पीड की वजह से विबग्योर वगैरह ये सब होता है. सो हियर इट इज प्रोसीजर. टेक अ थिक sheet of cardboard and make a small hole on a narrow slit in the middle. Allow sunlight to fall on the narrow slit. This gives a narrow beam of white light. एकदम पतली white light जाएगी. Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its faces as shown in the following figure. यहाँ पे व्हाइट लाइट की बीम भेजते हैं. तो ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ लाइट इन द ग्लास मींस रेयर मीडियम से ग्लास में जाने तो बेंडिंग एंगल अलग अलग होता है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेंड होता है वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड रेड. सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन होता है रेड का. तो विबग्योर मींस एक लाइट स्पेक्ट्रम बनता है. टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल लाइट दैट कम्स आउट ऑफ इट अपीयर्स ऑन अ नियर बाय स्क्रीन. A beautiful band of 7 colors is observed on the screen. Conclusion: white light gets dispersed into 7 colors by a glass prism. Reason for dispersion: actually white light is composed of 7 colors. फिर वो भी चीज मेंशन कर सकते हो. यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. देखो ये रहा. Different colors of white light have different wavelengths. They travel with same speed in air and vacuum, but in any other medium, they travel with different speed. भाई वैक्यूम और एयर में सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे, लेकिन डिफरेंट मीडियम के अंदर हर एक वेवलेंथ वाली लाइट का अलग अलग स्पीड होती है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज मोर फॉर वायलेट कलर एज कंपेयर टू रेड. वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो वो ज्यादा बेंड होती है कंपेयर टू रेड कलर. रेड कलर सबसे कम. द वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट व्हाइल द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट. As the refractive index n of a glass prism of a different colors is different, they deviate differently with respect to the incident ray. वो अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं. That is why they split on coming out of prism along different direction and thus they appear distinctly or distinct. तो उसकी वजह से आपको वेरियस मिलते हैं. देखो एक चीज बता दो, थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो स्लो कर देना. प्लेबैक स्पीड स्लो कर सकते हो यूट्यूब के अंदर. वेट करने की जरूरत नहीं. यू कैन स्लो इट आउट. और अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लो. बट मुझे पता है कि आप लोग को तो कंटेंट से मतलब है. आपके कंटेंट भाई डिस्क्रिप्शन पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा. और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ तो मिल ही जाने वाली है. कोशिश करूंगा जल्द से जल्द दे दूं, बट गो थ्रू इट. What is the electromagnetic induction? State the various method to produce an induced current in a coil. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक सिंपल बात अगर समझो, मान लो यहाँ पे एक कॉइल है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल आपने पढ़ा हो. तो प्राइमरी कॉइल है जहां पे मैं वोल्टेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूं इस तरह से. ठीक है. और ये पे प्लस माइनस बैटरी एंड ऑल एवरीथिंग आई एम गिविंग. तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी. और यहाँ पे जो सेकेंडरी है जिसके अंदर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं मैं. गैल्वेनोमीटर, इट इज रफ डायग्राम. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक प्राइमरी कॉइल से दूसरे सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर करंट इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यहां पे देखो, द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी और दूसरी जो कॉइल थी उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन. When a loop is moved in magnetic field properly, electric current is induced in it. It is called electromagnetic induction. If a bar magnet is pushed into the coil, then the galvanometer will show a momentary deflection in one direction. It means a current is induced in the coil in one direction due to the relative motion between the coil and the magnet. अगर बार मैग्नेट को एक कॉइल बनाई हुई है, सपोज सोलेनोइड कॉइल जैसी, अगर उसके अंदर मैं मूव करता हूं, अंदर घुसाने पे अलग डायरेक्शन में, बाहर निकालने पे अलग डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब बाहर मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. If the bar magnet is withdrawn from inside the coil, then the galvanometer will show a momentary deflection in the opposite direction. अब मैं अंदर घुसाने के बाद बाहर निकालता हूं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है. दिस मींस उसकी डायरेक्शन बदल गई लेकिन इंड्यूस करेक्ट हो रहा है. इट मींस a current is induced in the coil in the opposite direction due to the relative motion between coil and the magnet. If the bar magnet is held stationary inside the coil, अगर रहने दिया है, there will be no deflection in the galvanometer. galvanometer में कोई deflection हो गया, it means no current is induced in the coil as there is no relative motion between the coil and the
मैग्नेट। बाकी तो ये मोर इज द स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना करंट डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई देगा। दैट इज ऑल अबाउट। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन डी का, एक्सप्लेन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग एंड प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग। भाई शॉर्ट सर्किट मतलब आपका न्यूट्रल और लाइव वायर का कनेक्शन हो जाना। if the short circuiting, if the plastic insulation of the live wire and neutral wire gets torn away यानी फट जाता है, when the two wires come in contact either directly or via conducting wire, this touching, not touching, this is touching, this touching of the live wire and neutral wire is known as short circuiting. live wire और neutral wire को बोलते हैं हम लोग short circuiting। यहाँ पे touching आएगा, एच हटा देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। In this case, the resistance of the circuit becomes almost zero. Obviously बात है, न्यूट्रल और लाइव डायरेक्ट आ जाता है तो रेजिस्टेंस जीरो। This results in the flow of large current in the circuit. This heats up the wire dangerously and may lead to fire. और उसकी वजह से वायर एकदम गर्म हो जाता है और शायद आग भी लग सकती है। Overloading. The current flowing in the domestic wiring at a particular time depends on the power rating of the appliances being used. If too many electrical appliances of high power rating, example electric iron, water heater, air conditioner, etc., switched on at the same time, they draw an extremely large current from the circuit. This is called overloading. मतलब बहुत सारे अप्लायंसेस, हैवी अप्लायंसेस एक साथ चालू कर दो तो ओवरलोडिंग होने के चांसेस होते हैं। Therefore, the copper aluminum wire of household wiring get heated to a very high temperature. This can lead to fire. और उसकी वजह से भी फायर हो सकता है। To avoid overloading domestic circuits, the following precaution should be taken. Wire used for carrying current should be proper current rating. Two separate circuits should be used, one 5 ampere current for lighting electric bulb, tube lights, etc. and another 15 ampere for higher current rating appliances such as heating appliances, AC, etc. Parallel circuit should be used and each circuit should be having high fuse, have a fuse of proper rating. Fuse होना जरूरी है proper rating का। Too many higher power rating electrical appliances such as electric iron, geyser, air conditioner, etc. should not be switched on at the same time. Obviously हम घर पे भी ध्यान रखते हैं कि एसी चल रही है, फ्रिज चल रहा है तो हीटर हम लोग चालू ना करें या गीजर हम लोग चालू ना करें, एक को बंद कर दें, तो वो चीज ध्यान रखनी चाहिए। Too many electrical appliances should not be operated on a single socket simultaneously. भाई हमारी आदत है एक ही सॉकेट में चार्जर भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, लैपटॉप का भी डाल दिया, टीवी का भी डाल दिया, तो वो नहीं करना चाहिए। Wires should be replaced by new wires for proper rating of and good insulation after every 5 to 6 years. PVC of good quality should be used. So this was all the details of section D of paper number 4. Paper number 5 जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। Till then, take care. Bye bye. Watch everyone. लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए बोलना नहीं पड़े, बस कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे से आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। Then take care.